नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया है अपने पिछले सेशन में जो हमारा चैप्टर है लाख की चूड़ियां। तो ये चैप्टर हमने शुरू किया है। ये जो हमारा पाठ है, ये पाठ हमें जो एक औद्योगिक विकास हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, उसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है हमारे कुटीर उद्योगों पर, हमारे छोटे छोटे उद्योगों पर, जो कि गांव में, शहरों में जिनसे लोग अपना घर चलाया करते हैं, परिवार चलाया करते हैं। तो ये एक कहानी है जो कि लेखक की आत्मकथा है, यानी कि उन्होंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है, इस चीज को देखा है अपने जीवन में और उसको आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा है। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए नोटबुक। तो आप चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे और साथ के साथ पढ़ेंगे भी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो अभी तक के अपने पाठ में वो ये था कि लेखक जब अपने मामा के गांव जाते थे, यानी कि जब छोटे थे तो अपने मामा के गांव जाते थे। ये कामता नाथ जी द्वारा लिखा गया आपका पाठ है और उनका स्वयं का अनुभव है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को देखा है, इस परिवर्तन को देखा है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह जब वो बचपन में अपने मामा के गांव जाते थे तो वहां पर जो एक बदलू नाम का व्यक्ति था, वो एक छोटा सा अपना कुटीर उद्योग चलाता था लाख की चूड़ियां बनाने का, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय पर। उसके गांव की जितनी भी महिलाएं थी वो उसके लाख की चूड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसके लाख की चूड़ियों को वो पहना करती थी। और यहाँ तक कि उसके गांव के अलावा जो दूसरे गांव की महिलाएं भी थी वो भी उससे लाख की चूड़ियां लेने आया करती थी। और उसकी लाख की चूड़ियों का शादी ब्याह में, यानी कि शादी विवाह में, बाकी टाइम पे वो अपनी चूड़ियों का कभी भी पैसा नहीं लेता था। कभी भी वो चूड़ियों को उसके क्रय विक्रय का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो अब उन चूड़ियों के बदले वो अनाज लोगों से लिया करता था, यानी कि इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था, पालन पोषण किया करता था। तो केवल शादी विवाह में, यानी कि जब वो शादी विवाह के लिए चूड़ियां बनाता तो वो कहता है कि शगुन की जो चूड़ियां होती हैं, सुहाग की जो चूड़ियां होती हैं, उनका अपना ही अलग एक महत्व होता है। इसीलिए वो सारी कसर जो है इस टाइम पे निकाल लेता था, सारी कसर वो इस टाइम पे निकाल लेता था और वो पूरी जिद करता था और अपना मुंह मांगा वो इनाम लोगों से लेता था। जैसे कि उसको उस टाइम पे उसकी पत्नी के लिए कपड़े और उसके लिए पूरा अनाज, उनकी फैमिली के लिए पूरा अनाज, उसको एक पगड़ी और साथ में शगुन के पैसे भी मिला करते थे। इस तरह से बदलू का जो एक जीवन था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, उसका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। और अब जब यहाँ पर कामता नाथ जी जब छोटे थे उनके पास जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था बदलू से बातें करना, क्योंकि वो अक्सर अपना बहुत सारा टाइम बदलू के साथ स्पेंड किया करते थे। दिन का जो समय होता था वो उसके घर पे चले जाया करते थे और उसको लाख की चूड़ियां बनाता हुआ देखते थे और वो उन्हें कांच की जो लाख की बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां भी देते थे। तो इस तरह से वो बातें जब आपस में करते थे तो एक बार कामता नाथ जी कहते हैं कि मैंने उनसे इस तरह से कहा कि शहरों में तो जो महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां अपने हाथों में पहनती हैं। तो किस तरह का जवाब, क्योंकि बदलू के को सबसे बुरी चीज अगर लगती थी कोई तो वो थी कांच की चूड़ियां। तो जब लेखक कहते हैं कि जब मैंने एक बार ऐसा कहा कि शहर में तो महिलाएं ज्यादातर कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं, तो बदलू ने अपने मन की भड़ास को निकालते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। यानी कि अगर लाख की चूड़ियां बहुत हैवी होती हैं, बहुत भारी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, तो अगर वो इतनी भारी चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाई में कहीं मोच ना आ जाए। तो अब
शुरू करते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। देखिए, वैसे तो बच्चों की नानी के गांव में तो बहुत ज्यादा खातिर होती है, बहुत ज्यादा। जब बच्चे, आप लोग भी जब अपनी नानी के गांव जाते होंगे, अपनी नानी के घर जाते होंगे, तो आपकी भी खूब खातिर वहां पे होती होगी कि हमारा भांजा या हमारी भांजी वहां पर आई है, खूब आपकी आव भगत होती है, अच्छा अच्छा खाना आप लोग के लिए बनाया जाता है। और फिर जब जब आप लोग जाते हैं ना, तो आपकी नानी आपको पैसे भी देती है ना। सबकी नानी पैसे, हैंड रेज करो जिसकी जिसकी नानी पैसे देती है जब वो नानी के घर से आते हैं। किसकी नानी देती है पैसे? फटाफट हैंड रेज करो। यस, यस, सबकी नानी देती है, यानी कि सबकी नानी के घर में आव भगत होती है जरूर। तो बिल्कुल, तो जो कामता नाथ जी थे, जब वो अपनी नानी के घर जाते थे तो उनके वहां पे उनकी खूब आव भगत होती थी। तो क्योंकि बदलू को पता था ये बात कि जो बच्चा है वो अपनी नानी के घर आया हुआ है, तो वो भी उनकी खूब खातिर करते थे, खूब अच्छे से उनको बुलाते थे। और उनके जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता था, तो वो सदा यहाँ पर लेखक के लिए दूध की जो मलाई है वो बचा कर रखता था, यानी कि वो एक कटोरी में कि अभी वो आने वाला है तो उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। और साथ ही जब आम की फसल होती थी, यानी कि जिस टाइम पे अगर वो गर्मियों की छुट्टियों में आए हैं, तो आम की फसल यदि हो रही है तो रोज 2-4 आम खिलाकर ही उनको भेजते थे। 2-4 आम लेखक कहते हैं मैं खाकर ही वहां से आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त वो कहते हैं कि जिस कारण मुझे वहां जाना अच्छा लगता था, जिस कारण मैं वहां जाता था, वो था लगभग एक ही कारण था। वो था रोज वो उन्हें 1 या 2 लाख की गोलियां बनाकर देते थे। बच्चों को खाने पीने से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता, अगर उन्हें खिलौने मिल जाएं, खाना भी छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं कि एक तो ये रीजन था कि मेरी बहुत अच्छी वहां पे आव भगत होती थी, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था मेरे वहां जाने का कि मैं जब भी वहां पे जाता था तो मुझे रोज वो 1 या 2 लाख की गोलियां बनाकर देता था। गोलियां, जो रंग बिरंगी गोलियां होती हैं, वो बनाकर देता था। अब वो कहते हैं कि मैं बहुधा, यानी कि हर बार, लगभग हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एकाध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक ही वापस आता। पहले के समय में लगभग 2 महीने की छुट्टियां गर्मियों की हुआ करती थी, यानी कि जैसे अब हमारा न्यू सेशन अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है ना, तो पहले के स्कूल्स में, जब पहले के टाइम पे स्कूल्स में जो सेशन स्टार्ट होता था, न्यू सेशन स्टार्ट जो होता था, वो जुलाई से होता था। यानी कि आपका मई और जून की जो 2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी आपका एग्जाम के बाद, और उसके बाद आप न्यू सेशन स्टार्ट करते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं लगभग 2 महीने के लिए अपने मामा के यहाँ चला जाता था, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे माता पिता की दूर शहर में बदली हो गई। यानी कि ऐसा लगभग, लेखक कहते हैं कि ऐसा लगभग 2 से 3 बार ही हुआ था कि उनके माता पिता की बहुत दूर किसी शहर में ट्रांसफर हो गया। यानी कि वो पहले नजदीक रहते थे और फिर बाद में उनके माता पिता का ट्रांसफर बहुत दूर किसी जगह पर हो गया। और अब इस बीच, अब देखिए, ये इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट यहीं पे आता है। देखिएगा कि क्या अंतर आया इस बीच। लेखक का जो बचपन था वो किस तरह का था, और अब डायरेक्ट वो बचपन के बाद, काफी दिनों के बाद वो अपनी नानी के गांव वापस जा रहे हैं, तो क्या देखने को उन्हें मिलेगा। तो देखिए, मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा, यानी कि एक शहर में उनकी बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तो तब यहाँ पर आगे कहते हैं कि जब वो काफी लंबी अवधि तक, तो तब जब उनकी बदली हो गई तो लगभग 8-10 वर्ष बाद, अब लेखक कहते हैं कि एक जो लंबा गैप
उनकी नानी के घर जाने के रास्ते में आया कि वो लगभग 8-10 वर्षों तक, क्योंकि उनके पिताजी का जो ट्रांसफर था वो काफी दूर हो चुका था और अब वो 8-10 वर्षों का एक लंबा गैप आ गया था। और देखिए 10 वर्ष का गैप काफी ज्यादा होता है। लगभग अगर वो उस टाइम पे 10 वर्ष के भी रहे होंगे तो अब वो 20 वर्ष के हो गए हैं, पूरे 10 वर्ष का गैप। तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं 10 वर्षों में। जीआईसी बागवाला, जीआईसी चंद्रपुरी, यस वेरी गुड। तो कौन बच्चा आगे रीडिंग करेगा? यस, तो रीडिंग शुरू कीजिए बच्चा। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, आदित्य, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं ऐसे पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं आपको जब आप इस तरह से बात करते हैं। वेरी गुड, आप पढ़ना शुरू कीजिए बच्चा। चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, शुरू कीजिए। यस। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी चुकी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुई भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसकी हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, वेरी गुड, सिट मैंने डाउन कहा। बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे आदित्य, बहुत क्लियर आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्लास का कोई और बच्चा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। नाम क्या है आपका? पायल। यस पायल, शुरू कीजिए बच्चा। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास में गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लता, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिट डाउन, क्लैप करेंगे पायल के लिए सभी। क्यों मैम? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए, जब लेखक कहते हैं कि वो अगले लगभग 10 वर्षों के बाद वो अपनी नानी के गांव वापस आए हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले जब वो गांव आते थे तो अगर उनकी उम्र 10 वर्ष भी रही होगी तो अभी लगभग उनकी उम्र जो है 20 वर्ष की होगी। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने 10 वर्षों के बाद मैं अपनी नानी के गांव आया, मैं इतना बड़ा उस समय तक हो चुका था कि मेरी रुचि अब लाख की गोलियों में नहीं रह गई थी। क्योंकि एक जो रुचि हमारी होती है 7 से 8 वर्ष की उम्र में, 9-10 वर्ष की उम्र में, वो चेंज हो जाती है जब हम युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि उस समय हमारा जो पूरा ध्यान होता है, पूरा जो फोकस होता है, वो होता है अपनी स्टडीज की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने एम की तरफ। हम अपने लक्ष्य को देखने लगते कि मुझे क्या करना है आगे जीवन में। तो उसी से हमारी रुचियां भी चेंज हो जाती हैं, हमारा जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट है वो भी बदल जाता है, और इस तरह के छोटे मोटे खेल शायद ही इस टाइम पे कोई खेलता होगा। तो वो कहते हैं कि मेरी अब ये लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। यानी कि मैं कई दिनों तक अपने गांव में रहा, अपने मामा के गांव में रहा, और मुझे बदलू का ध्यान, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि पहले जब भी मैं अपनी नानी के गांव आता था तो मैं लगभग रोज बदलू के घर जाया करता था, रोज वहां पर बैठने जाया करता था, उनसे लाख की गोलियां बनवाया करता था। तो आज वो 10 वर्ष के बाद जब लौटे हैं तो वो कहते कि मैं ये सारी चीजें मतलब भूल चुका था बिल्कुल, मुझे बदलू का ध्यान बिल्कुल नहीं आया। और इस बीच वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा कि लगभग जितनी भी गांव की स्त्रियां थी सभी कांच की चूड़ियां पहने हुए थी, सभी ने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। विरले विरले यानी कि बहुत कम, जो बहुत कम ही हाथों में मैंने देखा लाख की चूड़ियों को, यानी कि लाख की चूड़ियां उन्होंने बहुत कम हाथों में देखी। तब एक दिन मुझे सहसा बदलू का ध्यान हो आया, और वो कहते हैं कि तभी अचानक मुझे एक दिन बदलू का ध्यान हो आया। वो भी कैसे हुआ, क्योंकि उनकी जो क्योंकि बरसात का टाइम था, देखिए मई जून में बारिश भी होने लगती है, तो बरसात का समय था। उनके मामा की जो छोटी बेटी थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई थी, और उसके हाथ पर जो उसी के हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ियां थी, बच्चे पहन के रखते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियां हाथ में चूड़ियां पहन के रखती हैं, तो उसी के हाथ की कांच की चूड़ी जो थी उसके हाथ में ही टूट कर उसकी कलाई में घुस गई थी, यानी कि बहुत बुरी तरह से उसे चुभ गई थी, और उसके हाथ से खून बहने लगा था। उस समय उनके मामा घर पर नहीं थे, तो मुझे ही मरहम पट्टी के लिए जाना पड़ा। यानी कि वो कहते हैं कि मामा जी मेरे घर पर नहीं थे उस समय, तो मुझे ही बच्ची को मरहम पट्टी के लिए ले जाना पड़ा। और तभी सहसा, यानी कि क्योंकि बदलू जो था उसको कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, तो वो कहते हैं इसी कारण मुझे बदलू का ध्यान आया, और उसी टाइम मैंने सोचा कि बदलू से मिलाऊं। और फिर शाम को घूमते घूमते मैं उसके घर चला गया, और बदलू जो था वो वहीं पर चबूतरे पर जहां पर वो बैठा करता था वहीं पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। यानी कि अब जब वो 10 वर्ष के बाद वहां पर गए हैं तो बैठे वहीं पर है वो, लेकिन चीजें बदल गई हैं। जहां पर वो अपना पहले से चूड़ियां बनाने की जो ये मशीनरी लगाया करते थे, अब वो वहां पर खाट बिछाकर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने जाते ही कहा, नमस्ते बदलू काका। तो बदलू ने इसका जवाब दिया, नमस्ते भैया। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा उत्तर सुनकर वो खाट पर उठकर बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने मेरी ओर मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि 10 वर्ष का समय बीत चुका था। काफी चेंज हो जाता है हमारा फेस, काफी चेंज हो जाती है, हाइट काफी बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, बस वो एकटक मेरी ओर देख रहे थे, और उन्होंने फिर अपना परिचय दिया। यानी कि लेखक ने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं हूं जनार्दन काका, यानी कि मैं जनार्दन हूं। लेखक ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं वही हूं जो मैं आपके पास से लाख की गोलियां बनवाकर लेकर जाता था। और ये कहकर बदलू फिर चुप रहा। यानी कि ये सुनकर जब लेखक ने अपना परिचय दिया इस तरह से, तो बदलू फिर से चुप रहा, और वो ऐसे चुप रहा मानो वो अपने स्मृति पटल पर, क्योंकि 10 वर्ष पहले के समय को वो याद कर रहे हैं, और 10 वर्ष का समय जब वो याद कर रहे हैं तो वो एकदम बोल पड़े, आओ लला आओ, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। तो तब लेखक कहते हैं कि मैंने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। आगे जीआईसी चंद्रपुरी। यस, वेरी गुड। कुछ देर बाद शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है।
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसे उसे खांसी आ गई हो और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दर्द। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है बच्चा आपका? माय नेम इज आयशा। आयशा। माय वेरी नेम इज गुड आयशा। आयशा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब 10 वर्षों के बाद लेखक वापस गए हैं बदलू के पास, तो जब उन्होंने देखा कि बदलू जो है अपनी, ना तो वहां पर कोई मचिया थी जिस पर वो बैठा करते थे, ना तो वहां पर कोई भट्टी थी जिस पर वो लाख को पिघलाया करते थे। उन्होंने जब वहां जाकर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो लेखक को ये सारी चीजें कुछ भी नजर नहीं आई, और वो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा उन्हें आश्चर्य हुआ, और उन्होंने पूछ ही लिया कि आजकल काम नहीं करते काका? तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं लला, काम तो कई साल पहले बंद हो चुका है। अब मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। यानी कि देखिए, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका है। गांव गांव जो महिलाएं हैं कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। और अब क्योंकि वो कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, यानी कि जब वो कहते हैं कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है। अब कांच की चूड़ियां जो कि उद्योगों से बनाई जाती हैं, मशीनों से बनाई जाती हैं, बहुत सुंदर रंग, बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत सुंदर कलाकारी उनमें दिखाई जाती है। तो अब मेरी ये कांच की चूड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो बहुत ही एक यहाँ पर पंक्ति कहते हैं कि मशीनी युग है ना लला, आजकल तो सब काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव। तो उनकी जो ये पंक्ति है ना, जो कि इंसान कांच से इतनी नफरत करता था, आज वो इतनी आसानी से इस पंक्ति को बोल रहा है, इतनी आसानी से इस पंक्ति को कह रहा है कि परिस्थितियों वश उसने भी कांच को स्वीकार कर लिया है। उसने भी कांच को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब जो ये मशीनी युग है, यहाँ पर अब जो शारीरिक श्रम है, जो लोग मेहनत करते थे, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, भरण पोषण करते थे, वो सब समाप्त हो गया है। लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। तो बहुत कम, बहुत बिरले हाथों में ही अब लाख की चूड़ियां दिखाई देती हैं, यानी कि अब ये बहुत कम जगहों पर ये बनती है, और शायद ये बनती भी होंगी तो अब ये भी मशीनों से ही बनती होंगी। तो फिर अब जब उन्होंने ये सारी चीजें कही, तो क्योंकि लेखक अभी अभी इतना बड़ा इंसिडेंट देखकर आए थे कि उनकी मामा की जो बेटी थी उसके हाथ में कांच गड़ चुका था और उससे काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी, काफी खून निकल चुका था, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो उन्होंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला, और कहते कहते उन्हें खांसी आ गई। यानी कि ये चीजें अब उनकी वृद्धावस्था को भी दर्शा रही है। यानी कि अब क्योंकि इंसान काम करता रहता है तो वो फिट रहता है, अगर वो काम में लगा रहे तो वो फिट रहता है, और उसको प्रॉपर खाना भी मिलता है, अच्छे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो शायद इस बीच काफी चीजें ऐसी हुई हैं, काफी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि उनको शायद एक टाइम का भोजन भी ढंग से नसीब ना हुआ हो, क्योंकि उन्होंने जब ये कांच की चूड़ियां, जब वो लाख की चूड़ियां बेचा करते थे तो वो कभी भी उसके बदले पैसे नहीं लिया करते थे, उसके बदले अनाज लिया करते थे, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां इस बीच बनी है कि अब उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। तो ये कहते कहते कि नाजुक तो होती है लला, ये कहते कहते उन्हें खांसी आ गई और वो देर तक खांसते रहे। GIC हिंडोली खाल। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नशे उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका शंका। भाप ली।
शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा व्यथा। छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लाला? लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जू, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है? वेरी गुड। क्या है आपका नाम? मेघा। यस, वेरी गुड मेघा। तो अब जब यहाँ पर वो खांसने लगे तो उन्हें लगा, लेखक को लगा कि शायद क्योंकि काफी 10 वर्ष का समय बीत गया है तो शायद कोई बीमारी भी हो सकती है, तो उन्हें लगा कि उन्हें दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ क्योंकि अब उनका शरीर भी ढल चुका था, 10 वर्ष का समय बीत गया है तो अवस्था भी अब शायद एज भी हो गई है, उम्र भी हो गई है और शायद उसी के कारण उनका शरीर भी ढल चुका है और उनके हाथों और माथे की नसें उभर आई हैं। लेकिन लेखक कहते हैं जाने कैसे उन्होंने मेरी शंका भांप ली, यानी कि जो चीजें हम मन में कई बार सोचते हैं तो सामने वाले को पता चल जाती हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, या हम उस टाइम पे जब हम जिनसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो हमें कई बारी पता चल जाती हैं चीजें। तो उन्होंने डायरेक्ट एक ही उत्तर दिया, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है और यही महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक कहते हैं मैं चुप रहा, यानी कि मैं ये सारी चीजें सुन रहा था, उनकी अवस्था को देख रहा था और मुझे ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी कि कोई ऐसा दर्द उनके अंदर छिपा हुआ है, कोई दुख उनके अंदर छिपा हुआ है। और वो कहते हैं कि मैं देर तक ये सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और लेखक कहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, यानी कि मैं जानना चाहता था कि उनके अंदर की वो व्यथा क्या है, उनका वो दुख क्या है। अब उन्होंने बात का विषय बदला और कहा कि आम की फसल अब कैसी है, क्योंकि जब भी वहां पर लेखक जाया करते थे वो तो बदलू उन्हें आम जरूर खिलाया करते थे। तो अब थोड़ा सा बदलू के अंदर की का जो एक व्यक्तित्व उस समय तक दिख रहा था वो थोड़ा सा चेंज हुआ और एक लहक कर बहुत जल्दी से उन्होंने उत्तर दिया कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी कि लला के लिए आम तो ले आ। और फिर लेखक कहते हैं वो मेरी तरफ बढ़कर बोले कि माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। और तब उन्होंने कहा नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। तब फिर उन्होंने कहा क्योंकि बचपन से वो उन्हें आम खिलाते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने कहा वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। तो बच्चे चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं लगातार और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन काफी कुछ चीजें अभी तक हमें सीखने को इस पाठ से मिली है कि किस तरह से मशीनी युग ने एक पूरा जो एक उद्योग चल रहा था, एक परिवार जो चल रहा था, उसे किस तरह से तोड़कर रख दिया है। तो आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में और तभी हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी अपने यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रश्न उत्तर हम इस पाठ के करने वाले हैं। चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्लास जरूर अटेंड करेंगे और
साथ ही साथ जैसे कि आज आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंटरेक्शन हमारे साथ किया, बहुत अच्छा सहयोग क्लास में आप लोगों का रहा, तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह का सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।